साइड से लेते जा रहे हैं जूलॉजी के सारे टॉपिक। एनिमल किंगडम हो गया, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, केमिकल कोऑर्डिनेशन, ब्रीदिंग, मसल्स, और अब आज एक्सक्रीशन। ठीक है, तो इसको भी ले लिया स्टार्ट। ये अब तैयार करने जा रहा हूं, ध्यान से सुना एक्सक्रीशन और उनके बारे में। रेडी? पर पहले टॉपिक डाल दो अपना फटाफट भैया। ये शुरू से लाओ ना, पहली स्लाइड से लाओ। नहीं जाने कहां से पहली है। आपको भेज दूं? नहीं, आप दो पार्ट में है ये पूरा तो करते नहीं है। ये देखो, दो पार्ट में मैं कह रहा हूं ना, आप ये रखो, देखना जरा। अब आई। अच्छा बताओ, एनिमल किंगडम में कुछ याद है? उस दिन मैंने क्वेश्चन करा के प्रैक्टिस भी करा दी थी। एनिमल किंगडम जरा एक बार रिवाइज करवा दो मुझे फटाफट। ऊफो, कोल्ड ब्लडेड, टैल्ड एम्फीबिया, टैल्ड एम्फीबिया, सैलामेंडर, टैल्ड एम्फीबिया, सैलामेंडर। अगले पे जाओ, लिम्बलैक्स एम्फीबिया, इक्थियोफिस, टेरोपस हैव मेमोरी ग्लैंड, प्लेटीपस हैव मेमोरी ग्लैंड, प्लेटीपस इज ओविपेरस, प्लेटीपस इज ओविपेरस। नहीं श्योर, नाजा बुफो ओविपेरस, नाजा बुफो ओविपेरस। All chordates have pharyngeal gill slits. All chordates have pharyngeal gill slits. फटाफट फटाफट, रुको मत जल्दी बताते जाओ। वर्ड बोलते ही आना चाहिए, ऐसे नहीं चलेगा बिल्कुल। और वो ये रहा, न्यूमैटिक बोन्स, बर्ड्स, न्यूमैटिक बोन्स, बर्ड्स, प्लेकोइड स्केल्स, कॉड्रिक्थिस, कॉन्ड्रिक्थिस, कार्टिलेजिनस फिश, प्लेकोइड स्केल पढ़ाया। सर्कुलर एंड सकिंग माउथ, साइक्लोस्टोमेटा नहीं पढ़ाया। क्लीडोइक एग, क्लीडोइक एग, बर्ड एंड मैमल्स, नहीं रेप्टाइल और बर्ड, क्लीडोइक एग, रेप्टाइल और बर्ड। मैंने जो भेजी वो देखो। ये आदि और ये पीपीटी शुरू से भेजनी पहली, शुरू से पहली आ रही होगी, देखते। चलो इसको हटा के नॉर्मल बोर्ड कर दो। चलो अब अपन अपने टॉपिक पे आते हैं, एक्सक्रीटरी। पीपीटी आ रही है, जब तक याद करते हैं। सबसे पहले इसमें बेस लेते हैं। पहला टॉपिक है इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, एनसीईआरटी खोले तो। और नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट पहला टॉपिक इसके अंदर अगर बात की जाए तो वो ये रहा, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। ये हमारे पास आ गया सब टॉपिक। और नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट ये रहा, स्टार्ट। और याद से सुनना, 3 वेस्ट प्रोडक्ट पाए जाते हैं। एक का नाम होता है अमोनिया स्टूडेंट, पहला वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया है, दूसरा वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया है स्टूडेंट, और तीसरा वेस्ट प्रोडक्ट यूरिक एसिड है। यह यूरिक एसिड है, ये तीसरा वेस्ट प्रोडक्ट है।
हाँ या ना? अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, 3 वेस्ट प्रोडक्ट होंगे प्रोटीन खाने पे। ध्यान से सुनना अमोनिया के बारे में, ये हाईली टॉक्सिक होता है स्टूडेंट। अमोनिया हाईली टॉक्सिक होती है। अमोनिया को एलिमिनेट करने के लिए लार्ज अमाउंट में वाटर चाहिए। सबसे ज्यादा पानी अमोनिया को बाहर निकालने के लिए चाहिए होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। जी हाँ स्टूडेंट, इसलिए आज के बाद एक्वाटिक एनिमल्स जो होता है वो अमोनोटैलिक होता है स्टूडेंट। एक्वाटिक एनिमल, क्योंकि उनके चारों तरफ पानी पानी होता है, इसलिए वो अमोनिया को चुनने का काम करते हैं। अमोनिया एक अकेला ऐसा है जो जर्नल बॉडी सरफेस से निकलता है। अमोनिया को एलिमिनेट करते हो थ्रू जर्नल बॉडी सरफेस स्टूडेंट। ये सिवाय मछलियों को छोड़ दो, मछलियों की पूरी बॉडी पे स्केल्स होते हैं, इसलिए मछलियां इसको निकालती है गिल्स से, क्योंकि मछलियों में पूरी बॉडी पे स्केल्स है, अमोनिया निकलने की जगह नहीं बचेगी, दोबारा जनरल बॉडी सरफेस से निकलेगा। तो एक लाइन बताओ, किडनी डू नॉट प्ले रोल, यस स्टूडेंट, डू नॉट प्ले रोल इन इट्स एलिमिनेशन। इसको निकालने में किडनी का रोल नहीं होता है स्टूडेंट। इंपॉर्टेंट लाइन, अमोनिया को निकालने में किडनी का रोल नहीं है, क्योंकि अमोनिया जनरल बॉडी सरफेस से निकल जाती है। अमोनिया के स्टार मैं बता रहा हूं, जब लिखेंगे एक बार शुरू से बोलो, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, पहला आया अमोनिया। अमोनिया बनती है हर एनिमल में, अमीबा से लेकर हमारे तक सब में अमोनिया बनने का काम होगा या स्टूडेंट। और ये अब दोबारा सुनना, अमोनिया हाईली टॉक्सिक है। अमोनिया लार्ज अमाउंट में वाटर चाहिए एलिमिनेशन के लिए, इसलिए एक्वाटिक एनिमल्स चुनते हैं इसको। जनरल बॉडी सरफेस से निकलती है। किडनी डू नॉट प्ले इन इट्स एलिमिनेशन। रेडी हो तो बोलो। अब जब जो लोग जमीन पे रहते हैं यार, वो अमोनिया तो चुन नहीं सकते, क्योंकि अमोनिया के लिए तो पानी चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा हमारी व्यवस्था करो। वेस्ट प्रोडक्ट नंबर 2 और 3 आए, नाम यूरिया और यूरिक एसिड। ये शायद लैंड एनिमल्स। अब आओ यूरिया। यूरिया लेस टॉक्सिक होता है, अमोनिया की तुलना में टॉक्सिक कम है। यूरिया का प्रोडक्शन आज के बाद डबल स्टार, यूरिया प्रोड्यूस्ड इन लीवर स्टूडेंट। लीवर में स्टूडेंट यूरिया बनाने वाली साइकिल ऑर्निथिन साइकिल होती है, और ऑर्निथिन साइकिल से यूरिया का फॉर्मेशन होता है। यूरिया प्रोड्यूस्ड इन लीवर। यूरिया को एलिमिनेट करने का काम किडनी करती है। एक्सक्रीटेड बाय अगर पूछे तो जवाब किडनी जाएगा, और प्रोड्यूस्ड बाय पूछे तो जवाब यूरिया का लीवर जाएगा। यूरिया को बनाता लीवर है, और ब्लड प्लाज्मा इसको ट्रांसपोर्ट करता है, और बाहर फेंकती किडनी है। अमोनिया निकालने में किडनी का रोल नहीं है, और यूरिया को सिर्फ निकालती किडनी है। ये हमारा चीफ बेस्ट प्रोडक्ट हो गया, लेस टॉक्सिक है। 100 ml ब्लड में बात की जाए आज के बाद, तो लगभग स्टूडेंट 20 से 40 मिलीग्राम यूरिया होता है। ये आपके सामने कुछ पॉइंट, दोबारा बोलने का मन है यार, मुझे लग रहा है याद हो गया, हाँ या ना? यूरिया लेस टॉक्सिक, हाँ यार मेरे हिसाब से तैयार। येलो डन। तो अमोनिया, यूरिया और हमारा वेस्ट प्रोडक्ट नंबर 3 यूरिक एसिड नाम से बुलाया जाएगा। यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक होता है स्टूडेंट। सबसे कम टॉक्सिक अगर कोई पूछे तो यूरिक एसिड है। यूरिक एसिड को सबसे कम पानी चाहिए, मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। अगर आप पानी बचाना चाहते हो, यस स्टूडेंट, मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। अगर आप पानी बचाना चाहते हो तो यूरिक एसिड चुनो। ये पेस्ट की फॉर्म में निकलता है, पेस्ट और क्रिस्टल्स की फॉर्म में इसका एलिमिनेशन होता है स्टूडेंट। ये वाटर कंजर्वेशन, यस स्टूडेंट, प्रिवेंट वाटर लॉस जिसे कहते हैं उससे रिलेटेड है। जिसके पास पानी की कमी हो वो यूरिक एसिड चुन लो। आज के बाद ये लीजिए वेस्ट प्रोडक्ट 3, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। क्या मेरी ये लाइन है याद? क्या आप लिख रहे हो? लिखो इसको फटाफट ऐसे। आगे तुम शॉर्ट में फटाफट इनको लिखो। ऑस्मो रेगुलेशन करेगी, ना कि वेस्ट प्रोडक्ट निकालना। बॉडी में आयनिक बैलेंस और उसके लिए होगी। अमोनिया पानी में घुल के जितनी किडनी के साथ निकल गई, पर अगर उसकी ऐसा नहीं है, अगर अमोनिया निकालने की बात है तो गिल मेम्ब्रेन बेस्ट आंसर है। किडनी इज फॉर ऑस्मो रेगुलेशन।
यूरिक एसिड को क्रिस्टल्स और पेस्ट की फॉर्म में निकालते हैं, टूथपेस्ट निकलता है ना हमारे, बिल्कुल ऐसे बॉडी से निकलता है, पानी में घुल के कहां निकला, वाटर लॉस बचा लिया। तो प्रिवेंट वाटर लॉस के लिए बेस्ट तरीका है यूरिक एसिड। आओ जल्दी यार, ये तीनों पॉइंट लिख लिया हो तो सेलेक्टेड लाइन। क्वेश्चन पूछूं आपसे कुछ, पहले ये बनाओ, जल्दी तीनों लिखो। एनसीईआरटी की लाइनों को समेटने की कोशिश करिए शॉर्ट में। शॉर्ट नोट्स कहते हैं सब लोग, पर सच में स्टूडेंट खुद नहीं बना पाता है, उसकी हालत खराब रहती है, उसको ऐसा लगता है पूरी लाइनें लिख लूं, क्योंकि उसको पता नहीं है इंपॉर्टेंट कौन सा क्या है कुछ है। तो अगर एक टीचर इसको बना के दी, इसलिए मैं फ्लो चार्ट में ह्यूमन हेल्थ और वो लाया था फ्लो चार्ट। ये आज ये एनसीईआरटी की लाइन है, आप मानेंगे नहीं, लेकिन बात ये कि मैंने बता दी इसलिए ऐसे हो गई, वरना आप तो पूरा लिखने बैठ जाओ। डन करूं? आओ हटा रहा हूं मैं, इधर आओ, रिवीजन करो, या ये स्टार्ट रिवीजन करो। मैं बोल रहा हूं जो 1 2 3। किडनी डू नॉट प्ले इन द एलिमिनेशन ऑफ है, लीस्ट टॉक्सिक, रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, liver synthesized in, oh shit, urea synthesized in, urea eliminated by kidney, prevent water loss, eliminated in the form of crystal to paste, which is excreted through body surface, highly toxic, require minimum amount of water। पक्का? और ये तैयार। आज के बाद मेजर वेस्ट प्रोडक्ट कितने हो गए? 3। अमोनिया, यूरिया बनेगा कहां? लीवर में, बनने के बाद ब्लड में गिरेगा, बॉडी में उसको सर्कुलेट कौन करेगा? ब्लड प्लाज्मा। उसको उठा के बाहर कौन फेंकेगी? किडनी। इसलिए बॉडी में सबसे ज्यादा यूरिया किस वेसल में होगा? किस वेसल में? जो लीवर से बाहर आएगी, हिपेटिक वैन। अरे यार, मैक्सिमम यूरिया फाउंड इन हिपेटिक वैन। अगला स्टार्ट, दोबारा रिवीजन करते हैं। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड आर द मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। एग्री करूं? अगले पे चल फटाफट। ये अमोनिया के स्पेशल पॉइंट मेरे साथ बोलता चल। मोस्ट टॉक्सिक, ये एनसीईआरटी है, तेरे को कौन सी मैच हो रही है नहीं हो रही हो देखना, नीट में लाइनें मल्टीपल स्टेटमेंट में छप कर आएगी, यस और नो कर लेगा। मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म, रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, readily soluble so generally excreted through body surface but in fish through, एग्री कर रहे हैं? गिल अमोनिया। किडनी डू नॉट प्ले, अरे यार समझ में आया नहीं आया? किडनी डू नॉट प्ले एनी रोल, पढ़ाया। अगला आजा, अमोनिया प्रोड्यूस्ड कन्वर्ट इनटू यूरिया बाय लीवर, रेडी कर रहा या, एंड ब्लड में रिलीज कर दिया जाएगा और एक्सक्रीटेड बाय द, तो यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन लीवर एंड एक्सक्रीटेड बाय किडनी। क्या हो गया? टफ हो गया क्या? अगला, यूरिया लेस टॉक्सिक, यूरिया लेस अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन के लिए कौन दो लोग है? क्या हो गया? एक शानदार लाइन और बताने का मन कर रहा है। यूरिया वेस्ट प्रोडक्ट है या नहीं है? है। इसके अलावा यूरिया की एक आदत है, ऑस्मोलैरिटी बढ़ाता है, कंसंट्रेशन फ्लूइड की। यूरिया को घोल लो, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी फ्लूइड की गजब। इसलिए कुछ एनिमल यूरिया को अपने बॉडी फ्लूइड में एक्यूमुलेट करके रखते हैं जानबूझ करके। शार्क समुद्र में रहती है, समुद्र के कंपेयर में उसके अंदर बहुत दिक्कत है ऑस्मोलैरिटी की, यूरिया घोल के रखती है। शार्क की छोड़ो, हम रखते हैं हमारी किडनी के अंदर कॉर्टेक्स और मेडुला, मेडुला की ऑस्मोलैरिटी 4 गुना ज्यादा, मेडुला में घुला हुआ यूरिया। तो यूरिया एक अकेला ऐसा है जो वेस्ट प्रोडक्ट भी है और ऑस्मोरेगुलेटरी भी है। तो सम अमाउंट ऑफ यूरिया रिटेन इन द किडनी। शार्क, ये हमारे अंदर हो गया। शार्क भी इस काम को करती है, टिश्यू में एक्यूमुलेट करके रखती है। तो यूरिया का एक और रोल। अगले पे चलें। यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक, यूरिक एसिड इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट विथ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। वेस्ट प्रोडक्ट कितने? अमोनिया। जरा स्टार्ट आके फटाफट, मुझे रुकना नहीं है, स्टार्ट एक बार और बताना, या एक स्टार्ट लिखो फटाफट। मिनिमम अमाउंट ऑफ यूरिया इन, मिनिमम अमाउंट ऑफ यूरिया फाउंड इन हिपेटिक वैन। सबसे ज्यादा यूरिया किस वेसल में है? हिपेटिक वैन। मिनिमम अमाउंट ऑफ यूरिया, स्टार लगा के लिखो नीचे, सॉरी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया फाउंड इन हिपेटिक वैन। लीवर से निकलती है। और एक बार बताओ, किडनी यूरिया को साफ करती है ब्लड से, तो किडनी से जो पाइप बाहर आएगा उसमें सबसे कम यूरिया। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया फाउंड इन हिपेटिक वैन, लिखा।
एक स्टार लिखो, मिनिमम अमाउंट ऑफ यूरिया, मिनिमम अमाउंट ऑफ यूरिया। अब लिखो रीनल वैन, नीट का फेवरेट, सबसे ज्यादा यूरिया रीनल वैन, सबसे कम यूरिया रीनल वैन, सबसे ज्यादा यूरिया हिपेटिक वैन। स्टार कंप्लीट। इधर आओ, अब एग्जांपल लेते हैं। मैं आपको एक टेक्निक दे रहा हूं आज के बाद। वेस्ट प्रोडक्ट कितने? 3, अमोनिया। अब सारे एनिमल को ले लेंगे, हालांकि डाइवर्सिटी पढ़ ली थी, फिर भी एक बार और टच करते हैं। आज के बाद एबी सर ने कहा यूरिक एसिड 4 लोगों को देना है। यूरिक एसिड पूरी डाइवर्सिटी में 4 को, और वो 4 है बर्ड्स, रेप्टाइल, इंसेक्ट, लैंड स्नेक। एक बार और, यूरिक एसिड बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट, लैंड स्नेक। इसी तरीके से यूरिया 4 को, मैमल्स, एम्फीबिया, मैराइन फिश, अर्थवर्म। दोबारा बोल, मैमल्स यूरिया, फ्रॉग एम्फीबिया, मैराइन फिश और अर्थवर्म, इनमें यूरिया। 4 लोग यूरिया, 4 लोग यूरिक एसिड, बाकी सब जानो नहीं जानो अमोनिया। तो हमें याद रखना है बस 8 लोगों के बारे में, हाँ या ना? बर्ड यूरिक एसिड, रेप्टाइल यूरिक एसिड, एम्फीबिया यूरिया, मैमल्स यूरिया, हाँ या ना? आराम से रेडी है। मैराइन फिश यूरिया। अब आ जा, स्टार्ट। अमोनिया जा, एक्वेटिक फिश आएगा, एक्वेटिक इंसेक्टा, बोलो तो एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा, सॉरी यहाँ प्रॉन आएगा, बोलो क्लियर है? एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा में प्रॉन आएगा, फ्रेश वाटर बॉनी फिश आएगी, एक्वेटिक एम्फीबिया आएगा, पॉरीफेरस एस्केलमेंथिस आएगा। सब लोग आज के बाद कौन है? अमोनिया। तो अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। दोबारा बोल, अब मैं एनिमल के नाम के साथ बोलूंगा, क्या रेडी है? दोबारा, वेस्ट प्रोडक्ट 3, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। ये एक बार देखो हुआ क्या? फटाफट फ्लो चार्ट बनाओ। ऐसे कैसे लिखो? अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। एक तरफ अमोनिया लिखो, एक तरफ यूरिया, एक तरफ यूरिक एसिड। बिल्कुल ऐसे कैसे बनाना है? बिल्कुल ऐसे कैसे लिखना है? पहले यूरिक एसिड लिखो, याद करते हुए लिखना है, फिर यूरिया लिखो, फटाफट फटाफट। कहां चली गई भैया स्लाइड? आपने यूरिक एसिड लिखा? पहले मैं बोल रहा हूं लिख लो। यूरिक एसिड में लिखो बर्ड, रेप्टाइल, इंसेक्ट और लैंड स्नेल। लिखा क्या? अब आ जाओ यूरिया में। यूरिया में लिखो मैमल्स, मैमल्स, एम्फीबिया, मैराइन फिश, अर्थवर्म। अब आओ अमोनिया, लिखो एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा, ब्रैकेट में लिख लो प्रॉन। लिखा? एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा लिख लिया, ब्रैकेट में प्रॉन। अगला लिखो एक्वेटिक एम्फीबिया, अगला लिखो फ्रेश वाटर फिश, फ्रेश वाटर फिश, फ्रेश वाटर फिश।
बोर्ड पे नहीं खुलेगी तो यहाँ लिखनी पूरा पेन नहीं है उसको तो दबा इसको कम बोलो ये पीडीएफ है पीपीटी चलो फिर एक काम करो खोल दो आप तो रहना तो फिर अगर नहीं हो रहा है तो बताओ पहला पैराग्राफ इसका समझ में आया नहीं है अमोनिया एक बार और बताओ लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया फाउंड इन विच वेसल फैटिक वैन यूरिया सिंथेसाइज्ड लीवर मैं एनिमल का नाम दो वेस्ट प्रोडक्ट दोगे अब देखो इसको डाइवर्सिटी से भी टच करो फाइंड आउट द बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ नीट में अभी कंटिन्यू प्रॉन 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 तो फिर रैबिट 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 तो फिर अर्थवर्म तो कॉकरोच कॉकरोच तो पिजन पिजन यूरिक एसिड ये पिजन था अभी ऑप्शन ये लाइन से बने हुए थे यूरिक एसिड तो फ्रॉग 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 तो फिर टैडपोल लार्वा अमोनिया तो मैराइन फिश यूरिया अर्थवर्म यूरिया कॉकरोच यूरिक एसिड रैबिट यूरिया एलिफेंट यूरिया हाइड्रा अमोनिया अमीबा अमोनिया अरे यार क्या हुआ नहीं आया समझ में मेरी बात समझ में आई नहीं आए यहां तक का किसी का बेस्ट प्रोडक्ट बोले तैयार है तो वो स्लाइड ही ला दो फिर किसी का बेस्ट प्रोडक्ट बोले रेडी है मामला एक बार और स्पीड से थोड़ा 1 2 3 फाइंड आउट द बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ फ्रॉग प्रॉन अर्थवर्म यूरिक कॉकरोच पिजन रैबिट हाइड्रा मैराइन फिश लैंड स्नेल नाजा यूरिक एसिड रेप्टाइल नाजा यूरिक एसिड हाँ या ना क्या कर रहे हो यार फ्रेश वाटर फिश अमोनिया प्रॉन अमोनिया टैडपोल लार्वा अमोनिया फ्रॉग यूरिया एलिफेंट यूरिया एबिसार यूरिया यूरिया कंफर्म नहीं यूरिक एसिड बोल रहे थे कई लोग मैंने आवाज सुनी यूरिक एसिड नहीं यूरिक एसिड तुम ही बोल रहे हो ना कोई तो नहीं बोला वो सर आप है ना कि कोबरा जैसे दिखते हो इसलिए रेप्टाइल नहीं स्टार्ट एक बार और मेरे हिसाब से डन है लाज अगले पे अब इसको देख टॉपिक नंबर 2 इसको फुल तो कर सकते हैं कि वो भी नहीं फुल कर दे कम से कम वो न लिख पा रहे ना कुछ बस ठीक है पूछना जरूर किसी लिखते तो हैं यार पीपीटी वहां तो लिखते हैं बस अरे नहीं हो रहा वहां से ये देखो अब ये बड़ा इतने बड़ा हाँ तो आज की क्लास अपन बोर्ड समझेंगे आओ आज अपन एक्सक्रीटर की बजाय बोर्ड समझेंगे आ गया वाह आओ 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 चलो स्टार्ट अब एक्सक्रीटरी ऑर्गन और ये
या स्टार्ट देखना इधर, ये भी एक एनसीईआरटी में सेकंड पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको तैयार करते हैं। पहले ऑर्गन का नाम प्लेटिहेल्मिन्थी इसके अंदर मिलेगा, और वो ऑर्गन नंबर 1 है प्रोटोनेफ्रिडिया। फर्स्ट टाइम याद करो एनिमल किंगडम, इसमें सिर्फ समराइज करना है क्योंकि एनिमल किंगडम है, पर मजबूरी है कि एनसीईआरटी में पूरा पैराग्राफ दिया हुआ, पढ़ाना जरूरी है। स्टार्ट कर, पहला बोल। ऑल्सो कॉल्ड फ्लैम सेल प्रोटोनेफ्रिडिया, शायद प्लेटिहेल्मिन्थी। प्लेटफॉर्म जिसे कहते हैं प्लेनेरिया, अपन ने पढ़ा भी था। रोटीफर्स, एस्केल्मेंथीज के मेंबर होते हैं रोटीफर, और कुछ एनेलिडा, स्किप मार सकते हो। और याद कर, एम्फिओक्सिस सुना है, शायद सिफेलोकॉर्डेटा, एम्फिओक्सिस सिफेलोकॉर्डेटा, ये समझ जाएगा। अगला बोल, नेफ्रिडिया, शायद नेफ्रिडिया डन है। अर्थवर्म, अर्थवर्म नेफ्रिडिया। मेलपिजन पढ़ाया था मैंने, इंसेक्टा, कॉकरोच में मेलपिजन डिब्यूल, बॉम्बिक्स में भी, बॉम्बिक्स ये। अगला आजा, एंटीनगलन ग्रीन ग्रैंड, क्रस्टेशिया, प्रॉन और फिर किडनी, ऑल वर्टिब्रेट। मेरे हिसाब से यहां तक याद, दोबारा रिवीजन कर। प्रोटोनेफ्रिडिया, फ्लैम सेल, शायद प्लेटिहेल्मिन्थी। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन सुनना, इन लोगों का वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया है जो जनरल बॉडी सरफेस से निकलता है। एग्री कर, इन लोगों का वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया है जो जनरल बॉडी सरफेस से निकलता है, इसलिए इन लोगों में प्रोटोनेफ्रिडिया का प्राइमरी काम ऑस्मो रेगुलेशन है। एनसीईआरटी की लाइन, प्राइमरी फॉर ऑस्मो रेगुलेशन, याद हुआ? ये हमारे पास हुआ। अगले पे चलेंगे फटाफट, एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब देखो इधर, वो पड़ा हुआ था इसलिए नहीं, ये ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम है। पेयर्ड किडनी, पेयर्ड यूरिटर, 1 ब्लैडर 1 यूरिथ्रा। एग्री? ये किडनी है, किडनी से यूरिटर निकल के बाहर आ रही है, दोनों यूरिटर यूरिनरी ब्लैडर नाम के मस्कुलर बैग में खुल रही है। एग्री? इधर आओ, यूरिनरी ब्लैडर यूरिथ्रा से बाहर खुलेगा। डन। अब सुनना, यूरिनरी ब्लैडर की इनर सरफेस पे स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं। डन। स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन यूरिनरी ब्लैडर इनर सरफेस। टिप्स पर जो लाइन होगी वो लिखाऊंगा कॉपी में एक बार। और ये स्ट्रेच रिसेप्टर जब ब्लैडर भर जाता है तब सीएनएस को सूचना देते हैं, और सीएनएस फिर वहां से मोटर मैसेज भेजता है। एग्री? ये स्टार्ट। एक और बात, जहां ब्लैडर है वहां नीचे यूरिथ्रा होता है, यूरिथ्रा और ब्लैडर के बीच में स्फिंक्टर होते हैं। समझ में आ रहा है? स्टार्ट। उसको बुलाओ यार, अब बना ही लेते हैं। हाँ हटा दो, छोड़ दो, रहने दो, लिख ही नहीं पा रहा तो मजा नहीं आ रहा। देखो इधर, पहले का नाम हो गया किडनी, दूसरे का नाम हो गया यूरिटर, तीसरे का नाम हो गया ब्लैडर, अगले का नाम हो गया यूरिथ्रा। एग्री करो? अब इधर आओ, ये स्टार्ट, ये यूरिनरी ब्लैडर, स्ट्रेच रिसेप्टर यूरिनरी ब्लैडर की इनर सरफेस पे प्रेजेंट है। या ना? अगले पे आओ, यूरिनरी ब्लैडर यूरिथ्रा में खुलेगा, यहां होते हैं 2 स्फिंक्टर, या इन्हें यूरिथ्रल स्फिंक्टर के नाम से बुलाया जाता है। दोबारा बोल रहा हूं, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा के बीच में, इसको हटा के नॉर्मल स्लाइड लिया। वो जो हम पढ़ाते थे ना वही बस। ये हमारे पास किडनी वाला पोर्शन आ गया। यस साहब, ये हमारे पास किडनी वाला पोर्शन आ गया। ओके साहब, ये दोनों किडनी से ये पाइप निकला। ओके साहब, पाइप का नाम यूरिटर रखा। ठीक है साहब। अब ये पाइप इस जगह पे देखना इधर, ये यूरिनरी ब्लैडर। ओके साहब, यूरिनरी ब्लैडर, और ये यूरिनरी ब्लैडर नीचे जाके थोड़ा सा ऐसे ब्रॉड हुआ, और उसके बाद वो खुलेगा एक पाइप में, दिस वन। ये स्टार्ट, दिस इज कॉल्ड यूरिथ्रा, ये इसमें खुलेगा। ये स्टार्ट, जो मैं बोल रहा हूं, ये रहा, कंटिन्यू, दिस वन, और यहां से ये दोनों ये इसमें खुल गए। ओके साहब। अब जो स्पेशल पॉइंट है बस उसको सुनने वाली बात है, ये यहां से स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट और यूरिनरी ब्लैडर इनर सरफेस पे प्रेजेंट होता है। ये स्ट्रेच रिसेप्टर है, ये आ गया क्वेश्चन। अब ये स्ट्रेच रिसेप्टर क्या करेंगे देखना है था, स्ट्रेच रिसेप्टर सीएनएस को सूचना भेजेंगे। ओके साहब। सीएनएस से मोटर सूचना आएगी। ओके साहब। ये मोटर मैसेज आया, और वो मोटर मैसेज मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स करवाएगा, जिससे यूरिन बाहर आता है। दिस इज कॉल्ड मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स स्टूडेंट। अब देखना है था, ये मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, तो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स कब इनिशिएट हुआ? जब मोटर मैसेज आया। वो कब आया? जब स्ट्रेच रिसेप्टर ने सीएनएस को सूचना भेजी। अगला, ये यूरिथ्रा है, यहां पर दोनों के बीच में ऐसे स्फिंक्टर है दो, एक का नाम इंटरनल स्फिंक्टर है, या ये इनवॉलंटरी मसल का बना हुआ है, एक का नाम वो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है। दोनों का नाम आज के बाद यूरिथ्रल स्फिंक्टर है।
यूरिथ्रल स्फिंक्टर। अब आप गौर कीजिएगा मेरी बात पे, इसका नाम है यूरिथ्रल स्फिंक्टर। ये डन हो गया। देखना इधर, तो ये किडनी से यूरिन आया, ये यूरिटर से होता हुआ दोनों यूरिटर ब्लैडर के लोअर जोन में जाके खुली। स्टार्ट, जब मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स होता है तो क्या होगा, ये जो स्फिंक्टर है ये मसल के बने हुए, जब इनकी मसल कॉन्ट्रैक्ट रहती है तो ये अपनी जगह पे लगे रहते हैं तो ब्लैडर भरता रहेगा। और जब ये यूं हटेंगे तो जगह खाली होगी तो ब्लैडर यूरिन बाहर आएगा। यानी ड्यूरिंग मिक्सचुरेशन स्फिंक्टर रिलैक्स, ड्यूरिंग मिक्सचुरेशन स्फिंक्टर रिलैक्स। अब इधर आप एक और ब्लैडर नाम की थैली के बारे में सोच, जब इसकी मसल रिलैक्स, थैली फूलेगी तो भरेगी। जब थैली को दबाया तो पिचकी और खाली हुई, यानी ड्यूरिंग मिक्सचुरेशन ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट। एक साथ दोनों बातें बोल, साइमल्टेनियसली कर, या ड्यूरिंग मिक्सचुरेशन ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट स्फिंक्टर रिलैक्स। नहीं आया बात समझ में? इंपॉर्टेंट है, गलत मत कर देना। ड्यूरिंग मिक्सचुरेशन ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट स्फिंक्टर रिलैक्स। तो ये बोलने का मन है एक बार और, दिस इज कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन होगा, स्फिंक्टर रिलैक्सेशन होगा, जब जाके मामला होगा बोल हाँ या ना। ड्यूरिंग मिक्सचुरेशन ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट स्फिंक्टर रिलैक्स। ये हुआ साहब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट, मेरे हिसाब से अभी तक क्लियर। एनसीईआरटी का तीसरा टॉपिक ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, 4 टॉपिक से मिलकर बना। अब किडनी पढ़ाऊंगा, पर पहले स्पेशल पॉइंट में लिखो, पहला स्टार लिखो, स्टार्च रिसेप्टर प्रेजेंट, स्टार्च रिसेप्टर प्रेजेंट at inner surface of bladder, present at inner surface of bladder, starch receptor present at inner surface of bladder. क्लियर। अगला स्टार, स्टार्च रिसेप्टर लिखा, एरो लगाया, एरो के ऊपर सेंसरी मैसेज लिखा, टू सीएनएस करा, फिर एरो लगाया, एरो के ऊपर मोटर मैसेज लिखा, एरो के ऊपर मोटर मैसेज लिखा, फिर यहां लगाया मिक्सचुरेशन रिफ्लक्स, इनिशिएट मिक्सचुरेशन रिफ्लक्स, या एरो के ऊपर मोटर मैसेज लगाया, लिखा ब्लैडर, ब्लैडर लिखा, ब्लैडर, बस यूरिनरी ब्लैडर मतलब कंप्लीट कर। अगला स्टार्ट आगे लिख, ड्यूरिंग मिक्सचुरेशन ड्यूरिंग मिक्सचुरेशन urinary bladder contract and urethral sphincter relax. Urinary bladder contract and urethral sphincter relax. Simultaneously. मैं अगले टॉपिक पे शिफ्ट हो रहा हूं, किडनी की स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा। किडनी हमारी रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ होती है, डॉर्सल सरफेस पे, डॉर्सल बॉडी वॉल से चिपक रही है। ये आपकी रीढ़ की हड्डी पीछे की तरफ, ये लो, इसमें लास्ट वाला थोरेसिक वर्टिब्रे और थर्ड वाला लंबर वर्टिब्रे के बीच में ऐसे करके किडनी है आपकी, ये किडनी है, या आपकी रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ एक सरफेस आपकी डॉर्सल बॉडी वॉल से चिपक रही किडनी की। किडनी 120 से 170 ग्राम वेट होता है किडनी का वजन,
लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रे से थर्ड लंबर वर्टिब्रे के बीच में रखी हुई है। अब किडनी का सेक्शन, किडनी पे पूरी पे रीनल कैप्सूल है, ये रख, ये रीनल कैप्सूल, ये किडनी पर। अब ध्यान से सुना बिल्कुल अच्छी तरह। और ये एक जगह जहां किडनी में डिप्रेशन है, यहां रीनल कैप्सूल नहीं है, इस जगह का नाम हाइलम है। यहां से कोई भी चीज आने जाने का रास्ता है, इसी से रीनल आर्टरी अंदर घुसी है, ये जा रही रीनल आर्टरी, दिस वन, और इसी से रीनल वैन बाहर निकल कर आई है, ये लो, ये रीनल वैन बाहर आई है। इसी से यूरिटर बाहर आएगा, ये यूरिटर, ये लीजिए, ये बाहर आई है। सिर्फ इस रास्ते का नाम ही आज के हाइलम है। यूरिटर का आगे वाला पोर्शन ब्रॉड है, इसे पेल्विस के नाम से बुलाया जाता है, रीनल पेल्विस। ये यूरिटर का आगे वाला पोर्शन है जहां यूरिन डालेगी किडनी बनाकर। किडनी के अंदर कनेक्टिव टिश्यू भरा हुआ है, उस कनेक्टिव टिश्यू को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। ये वाला पोर्शन कॉर्टेक्स के नाम से बुलाया जाएगा, ये कॉर्टेक्स है। इसकी ऑस्मोलरिटी आपके ब्लड प्लाज्मा के इक्विवेलेंट होती है 300, ऑस्मोलरिटी एरिक 300 ब्लड प्लाज्मा के। ये स्टार्ट, और अंदर जाएंगे तो अंदर देखा जाएगा तो मेडुला, ये स्टार्ट, अंदर मेडुला, तो बाहर हो गया कॉर्टेक्स, अंदर मेडुला। पर हमारे में, हमारे जो मेडुला है, मेडुला गाढ़ा होता है, उसकी ऑस्मोलरिटी 400 से लेके 1200 तक होती है। बट हमारा जो मेडुला है वो इस तरीके से डिवाइड होता है कॉनिकल शेप पिरामिड में। दीज आर कॉल्ड मेडुलरी पिरामिड्स। एक बार और, इन्हें मेडुलरी पिरामिड्स के नाम से बुलाया जाता है, पिरामिड्स, मेडुलरी पिरामिड्स। ये डन। तो हमारा जो मेडुला है वो इस तरीके से कॉनिकल शेप पिरामिड में डिवाइड है। आपकी एक किडनी में इसके नंबर 8 से लेके 12 है। ये लीजिए, पिरामिड का एपेक्स जो होता है वो ये होता है, इसे रीनल पेल्विस या पेपिला बोलते हैं, ये रीनल पेपिला है। ये लीजिए, या अब दो पिरामिड के बीच में खाली जगह, हाँ खाली जगह है, ये मेरी एक उंगली एक पिरामिड, दूसरी उंगली दूसरा पिरामिड, तीसरी चौथी, ऐसे 12 8 पिरामिड। हर पिरामिड के बीच में गड्ढा, उस गड्ढे में कॉर्टेक्स अंदर चला गया। गड्ढे का नाम, कॉर्टेक्स का नहीं, इस पार्ट का नाम कॉलेमन्स ऑफ बर्टनी। वाह भाई वाह, एक बार और, रीनल कॉलेमन्स ऑफ बर्टनी के नाम से बुलाया गया। अब आएगा पढ़ाना मजा। बर्टनी मेड अप ऑफ कॉर्टेक्स, बर्टनी मेड अप ऑफ कॉर्टेक्स, पिरामिड मेड अप ऑफ मेडुला। दोबारा सुनना बहुत अच्छी तरह। एक किडनी के अंदर कनेक्टिव टिश्यू भरा हुआ है, दो पार्ट में डिवाइड है, बाहर वाला कॉर्टेक्स है, अंदर वाला मेडुला है। ऑस्मोलरिटी 300 है, ऑस्मोलरिटी 400 से लेके 1200 है। मेडुला की ऑस्मोलरिटी हाई है, वाई, क्योंकि मेडुला में दो चीजें घुली हुई है, यूरिया और NaCl। हमारा मेडुला पिरामिड शेप स्ट्रक्चर में डिवाइड है। हमारे हर दो पिरामिड के बीच कॉलेमन्स ऑफ बर्टनी है। किडनी के अंदर 1 मिलियन हाईली कॉइल्ड ट्यूब है, नेफ्रॉन उनका नाम है। हाईली कॉइल्ड ट्यूब का नाम नेफ्रॉन है, जो यूरिनिफेरस ट्यूबल भी कहलाएगी, यही यूरिन बनाएगी, और वो सारा यूरिन यहाँ डाल देती है पेपिला पे। अब पेपिला से यूरिन को कलेक्ट करना है, पेपिला से एक पतला पाइप निकलता है, ये निकल रहा, हर पिरामिड से एक पतला पाइप निकलता है, ये रहा पाइप। पाइप का नाम माइनर कैलिक्स रखा जाता है। 12 पिरामिड तो 12 माइनर कैलिक्स हो गए मेरे बेटा। आजू बाजू के 3-4 माइनर कैलिक्स फ्यूज हो जाते हैं, ये फ्यूज हो गए, और फ्यूज होने के बाद स्ट्रक्चर बनाएंगे स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड मेजर कैलिक्स। आप सुन तो रहे हो ना, स्ट्रक्चर का नाम कोई पूछ ले तो जवाब, दिस इज कॉल्ड मेजर कैलिक्स। ये रहा मेजर कैलिक्स के नाम से ये स्टार्ट। तो ये है पिरामिड, पिरामिड में रीनल पेपिला, फिर माइनर कैलिक्स, फिर मेजर कैलिक्स, और मेजर कैलिक्स रीनल पेल्विस में खुलेगा। यूरिन का पाथ तो देखो मजा आएगा एक बार में। अगर एक बार रीनल पेपिला पे यूरिन आ गया तो रीनल पेपिला, फिर माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, रीनल पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा और आउट। यहां तक का पूरा रास्ता यार। हमारी एक किडनी में 12 पिरामिड, 12 माइनर कैलिक्स, 3-4 मेजर कैलिक्स और 1 मिलियन नेफ्रॉन। ये किडनी की स्ट्रक्चर कुछ रेडी हुआ नहीं हुआ। ये स्टार्ट, यानी रीनल पेल्विस डिवाइडेड इनटू मेजर एंड माइनर कैलिक्स व्हिच कलेक्ट यूरिन फ्रॉम पेपिला। रेडी? ये तैयार हमारे पास कुछ पॉइंट किडनी के स्ट्रक्चर में। सही है मामला? 1-2 स्टार सेलेक्टेड पॉइंट फटाफट। किडनी टॉपिक, किडनी एरो लगाया, कनेक्टिव टिश्यू,
कनेक्टिव टिश्यू को दो में डिवाइड, कनेक्टिव टिश्यू दो में डिवाइड, एक के नीचे लिखा, शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं अपने हिसाब से, फटाफट जैसे मैं बता रहा हूं बनाते जाओ, घर पे बनाने का मन नहीं होगा। कनेक्टिव टिश्यू दो में डिवाइड, एक के नीचे लिखा, कॉर्टेक्स, एक के नीचे मेडुला, कॉर्टेक्स, एक के नीचे मेडुला, कॉर्टेक्स के नीचे आउटर, आउटर, अगली लाइन में ऑस्मोलेटी 300, मेडुला के नीचे इनर पार्ट, इनर पार्ट, मेडुला के नीचे ऑस्मोलेटी 400 अप टू 1200, up to 1200, done. नेक्स्ट, अगला लिखो, फिर मेडुला में चाहो तो एरो लगा लो, डिवाइडेड इनटू 6 to 8, 6 to 8 conical pyramids, नेक्स्ट, कॉनिकल पिरामिड्स, अगला स्टार, column and subbotany are projection of cortex, column and subbotany are projection of cortex, column and subbotany are projection of cortex, projection of cortex between pyramids, next, each kidney has Each kidney has 1 million nephron plus 8 to 12 pyramid, 8 to 12 pyramid plus 8 to 12 minor calyx plus 3 to 4 3 to 4 major calyx. दोबारा बोलूं, each kidney has 1 million nephron, 8 to 12 pyramid, 8 to 12 minor calyx, 3 to 4 major calyx. डन. कुछ तो समझ में आया होगा. क्लियर है बेटा जी? आइए आगे बढ़ना चाहूंगा आपके साथ फटाफट स्पीड से. नेक्स्ट टॉपिक, अब नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन लेके आने वाला टॉपिक है नेफ्रॉन और उसकी स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ नेफ्रॉन. इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं तो मैं रिवाइज करवा रहा हूं, थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करते चलना. दिस वन, ये इधर आओ. नेफ्रॉन ये हाईली क्वालिटी ट्यूब है, पहले समझ लेना, फिर मैं सेलेक्टेड लाइन निकालूंगा. याद होने के बाद मजा आता है एक बार में. ये रहा नेफ्रॉन,
नेफ्रॉन पूरा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इस नेफ्रॉन के अंदर स्टूडेंट सबसे पहला वाला पार्ट यह है, वो कप शेप है। इस कप शेप पोर्शन को बॉमन कैप्सूल के नाम से बुलाया जाता है। पहला स्टार का नाम बॉमन कैप्सूल है। ये कप शेप है, डबल लेयर स्ट्रक्चर है। ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से लाइन होता है। इसके अंदर स्पेशल हुक वाली सेल्स होती है अंदर की साइड पे, इन्हें पोडोसाइट सेल के नाम से बुलाया जाता है। यह पोडोसाइट सेल, येलो स्टार। यह अगला, यस स्टूडेंट, रीनल टिब्यूल ये पूरी है। ध्यान से सुनना क्या मतलब है। यह है रीनल टिब्यूल, ये रही ट्यूब 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 ट्यूब, यह है। और इस ट्यूब में ऐसे करके एक कैपिलरी का गुच्छा पड़ा हुआ है। कैपिलरी के गुच्छे का नाम ग्लोमेरुलस रखा जाएगा। यानी नेफ्रॉन के दो पार्ट करो, एक रीनल टिब्यूल, एक कैपिलरी का गुच्छा। रीनल टिब्यूल का पहला पार्ट बॉमन कैप्सूल है और कैपिलरी के गुच्छे का नाम ग्लोमेरुलस है। अब आ रहा पढ़ाने मजा एक बार में, इसको ग्लोमेरुलस के नाम से बुलाएंगे। यह एफरेंट आर्टरियोल बॉमन कैप्सूल में ब्लड लेकर गई है। ये गई अंदर जाके कैपिलरी का गुच्छा ग्लोमेरुलस बनाया। दूसरे एंड पे सारी कैपिलरी फ्यूज हुई, इफरेंट आर्टरियोल ब्लड लेके बाहर आ गई। बॉमन कैप्सूल ब्लड लेकर जाती है एफरेंट आर्टरियोल, कैपिलरी का गुच्छा बनाती है, इफरेंट आर्टरियोल ब्लड लेके बाहर आ जाती है। यस, ये तैयार। डायग्राम देखकर साफ लग रहा होगा। एफरेंट आर्टरियोल का डायमीटर इफरेंट से बहुत ज्यादा है, इसलिए जितना ब्लड अंदर घुसा उतना निकल नहीं पाएगा, तो ब्लड यहीं फंस गया, प्रेशर लगा और छना। सो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड अकर इन बॉमन कैप्सूल। नहीं आया समझ में। इनके डायमीटर डिफरेंस की वजह से नाटक हुआ है। अगर डायमीटर बराबर कर दे तो जितना ब्लड घुसा उतना निकल गया, तो यहाँ काय को छनेगा, प्रेशर लगेगा ही नहीं। इसलिए नीट का क्वेश्चन, इफ देयर डायमीटर बिकम इक्वल व्हाट विल बी हैपन। जवाब, नो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। एबीसन ने बताया ब्लड के छनने का सिर्फ एक कारण है, डायमीटर डिफरेंस। एफरेंट आर्टरियोल का डायमीटर इफरेंट से ज्यादा है। ग्लोमेरुलस का फॉर्मेशन किसने किया, एफरेंट आर्टरियोल ने किया। बॉमन कैप्सूल डबल है स्ट्रक्चर है। इन दोनों को मिला के मेलपिजन बॉडी कहा जाता है। मेलपिजन ट्यूब्यूल फाउंड इन कॉकरोच, मेलपिजन ट्यूब्यूल फाउंड इन कॉकरोच। और रीनल कॉर्पस्कल यानी मेलपिजन बॉडी इज इक्वल टू बॉमन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस। या टफ तो नहीं हो गया, दोबारा बोलने का डर एक बार और। ये एफरेंट आर्टरियोल है, ये इफरेंट आर्टरियोल है, ये इस जगह पे ग्लोमेरुलस है, कैपिलरी का बंच। आया ना, आगे बढ़ना चाहूंगा, दोबारा मन है एक बार और। ये स्टार्ट, इसे पीसीटी के नाम से बुलाएगा। रीनल ट्यूब्यूल का अगला पार्ट प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल स्टूडेंट। ये सिंपल कुबॉइडल एपिथेलियम से बना हुआ है। इसमें माइक्रोविलाई की ब्रश बॉर्डर है, तो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम इसमें देखने को मिलेगी। मजा आ गया। जूलॉजी में कहीं भी ब्रश बॉर्डर आ जाए, एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया बढ़ाएगा। मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन अकर इन पीसीटी। ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम फाउंड इन पीसीटी। पीसीटी इज अ हाईली कॉइल्ड ट्यूब। टोटल फिल्ट्रेट का 65% पीसीटी में अब्सॉर्ब होगा। पहले पार्ट का नाम बॉमन कैप्सूल था, ट्यूब के दूसरे पार्ट का नाम पीसीटी था, ट्यूब के तीसरा पार्ट आ गया यू शेप, हेयर पिन, बालों में जो पिन लगाते हैं, हेयर पिन, यू शेप, एंड दिस इज कॉल्ड लूप ऑफ हेनले। इसे हेनलेस लूप के नाम से बुलाया जाता है। ये कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। एक्सक्रीटरी के जर्नल क्वेश्चन आज के लेक्चर में ही समाप्त हो जाएंगे। एक्सक्रीटरी के बहुत सारे क्वेश्चन अभी कंप्लीट। कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन डन बाय लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में दो लिम्स होती है, इसे डिसेंडिंग लिम के नाम से बुलाया जाता है। सुन रहे हैं ना आप, इसे डिसेंडिंग लिम बोला जाता है। लूप ऑफ हेनले की दूसरी लिम असेंडिंग लिम के नाम से बुलाई जाती है। आज बहुत सारे क्वेश्चन आपको तैयार करा के दूंगा। डिसेंडिंग लिम और असेंडिंग लिम, ये दोनों लिम मिला के स्टूडेंट आज के बाद हम लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। लूप ऑफ हेनले हेयर पिन शेप होता है, ये कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन करता है। डिसेंडिंग लिम वाटर के लिए परमिएबल है, इलेक्ट्रोलाइट के लिए इम्परमिएबल है। ये उल्टा है, इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल है, वाटर के लिए इम्परमिएबल है। यहाँ वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, यहाँ इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन होगा। लूप ऑफ हेनले एब्जॉर्ब वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। लूप ऑफ हेनले इज फॉर कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन है। लूप ऑफ हेनले वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन करता है। ये दो लिम्स का बना होता है। डिसेंडिंग लिम परमिएबल फॉर वाटर, असेंडिंग लिम परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट। ये डन हुआ। लूप ऑफ हेनले के बाद चौथे नंबर का पोर्शन आया। अगेन हाईली कॉइल्ड ट्यूब है, नाम डीसीटी है। इसमें भी सिंपल कुबॉइडल एपिथेलियम है।
highly coiled tube, PCT, DCT, simple cobardal epithelium, have brush border, no brush border. आज के बाद डीसीटी फिर तुम क्या करते हो? डीसीटी बोली मैं भी वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन करूंगी। मैंने कहा करो। नहीं, हम तो 24 घंटे नहीं करेंगे। तो कब करोगे? बॉडी कहेगी जब हमारी कंडीशन है, हार्मोन आएगा जब। डीसीटी हार्मोन की प्रेजेंस में करती है। उसने अपनी शर्त रख दी कंडीशन। तो नीट का 3 बार आया हुआ है एक साथ क्वेश्चन, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड Na+ occurring. What is the meaning of conditional? Due to condition. What is the condition? हार्मोन आएगा। Na+ चाहिए तो एल्डोस्टेरोन भेजो, वाटर चाहिए तो एडीएच भेजो, केमिकल कोऑर्डिनेशन। और डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में एडीएच के प्रेजेंस में वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। मैनी डीसीटी ओपन इनटू अ लॉन्ग स्ट्रेट ट्यूब कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। इसको कलेक्टिंग डक्ट के नाम से बुलाया जाएगा। पढ़ाने में मजा आ रहा है, एक बार में ध्यान से सुनना। मैनी डीसीटी, हमारे में 4000 नेफ्रॉन ओपन होते हैं कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट में 4000 नेफ्रॉन, यहाँ वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। ये पढ़ाया नेफ्रॉन, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, अगला पार्ट। एक रीनल ट्यूब्यूल के 4 पार्ट। रीनल ट्यूब्यूल ओपन इनटू कलेक्टिंग डक्ट। ह्यूमन में एक कलेक्टिंग डक्ट में 4000 नेफ्रॉन। टफ हो गया क्या? नीट के क्वेश्चन कर मेरे साथ, बोल बोल के 1 2 3 स्टार्ट। डायमीटर ऑफ एफरेंट आर्ट्रियोल इज मोर देन इफरेंट आर्ट्रियोल। डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट। नीट के क्वेश्चन कर मेरे साथ, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन अकरिंग, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन अकरिंग, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम फाउंड इन, concentration of urine, ultrafiltration of blood occurring, Bowman's capsule, glomerulus is formed by afferent arteriole, ascending limb permeable for electrolyte. अरे यार समझ में नहीं आया क्या? ये पूरा पॉइंट क्लियर हुआ नहीं वे? ईमानदारी से बोलना। रेडी है मामला? फटाफट सेलेक्टेड पॉइंट, सेलेक्टेड पॉइंट चालू कर। नेफ्रॉन टॉपिक लिख, स्लैश यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल लिख। फटाफट चालू कर। नेफ्रॉन टॉपिक लिख, स्लैश यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल लिख। पहला स्टार लिख, पहला फर्स्ट, glomerulus is formed by afferent arteriole, glomerulus is formed by afferent arteriole, अगला स्टार, अगला स्टार, diameter of afferent is more than efferent, diameter of afferent is more than efferent, more than efferent। अगला स्टार, नेक्स्ट, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन occurring, maximum reabsorption occurring, PCT, bracket में, due to brush border epithelium, brush border epithelium, bracket close। अगला स्टार, conditional reabsorption, conditional reabsorption of water and Na+, conditional reabsorption of water and Na+, DCT, DCT,
अगला स्टार, नेक्स्ट कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, concentration of urine is equal to urine occurring concentration of urine by loop of Henle, loop of Henle, loop of Henle के नीचे डिवाइड कर दो दो में, loop of Henle को दो में डिवाइड, एक के नीचे डिसेंडिंग लेम, एक के नीचे असेंडिंग लेम। शॉर्ट नोट्स बनाओ मेरे, जैसे मैं बोल रहा हूं बिल्कुल याद भी होते जाएंगे, नीट में छपेंगे सीधी लाइन। डिसेंडिंग लेम, असेंडिंग लेम, डिसेंडिंग लेम के नीचे लिखो परमिएबल फॉर वाटर, परमिएबल फॉर वाटर एंड इम्परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट। इम्परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट, असेंडिंग लिम के नीचे परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट, परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट एंड इम्परमिएबल फॉर वाटर, इम्परमिएबल फॉर वाटर। रेडी हो तो बोलो, समझ में आया? यह पूरा पढ़ा तो क्या क्या चीज है वो बताई। यानी आज के बाद एक लाइन और लिख लो, ऐसे कंफ्यूजन ना हो तो नेफ्रॉन लिखो, नेफ्रॉन को दो में डिवाइड करो या यूं दो में डिवाइड करो, एक के नीचे ग्लोमेरुलस लिखो, ये शुरू में लिखना था मुझे सब, ये एक के नीचे रीनल ट्यूब्यूल लिखो, वाह मजा आया, रीनल ट्यूब्यूल लिखो, रीनल ट्यूब्यूल को चार में डिवाइड करो, अपनी अपने उसके लिए रीनल ट्यूब्यूल को चार में डिवाइड, बॉमन कैप्सूल लिखो, पीसीटी लिखो, लूप ऑफ हेनले लिखो, डीसीटी लिखो, मजा आ जाएगा। एनसीईआरटी की लाइन को ऐसे कवर करवा, एनसीईआरटी में ऐसे लिख रहा है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस के नीचे टफट ऑफ ब्लड कैपिलरी, बंच ऑफ ब्लड कैपिलरी, ग्लोमेरुलस के नीचे bunch of blood capillary, डन, ये तैयार। इधर आओ, ये किडनी में एडजस्टमेंट करते हैं। किडनी में ये कॉर्टेक्स हो गया, ये मेडुला हो गया, ये मेडुला है, ये किडनी में कॉर्टेक्स और मेडुला है। नेफ्रॉन का रखो 10 लाख नेफ्रॉन कैसे रखे हुए हैं, ये बॉमन कैप्सूल है, ये पीसीटिया, फिर ये लूप ऑफ हेनले है, फिर ये डीसीटिया और फिर ये कलेक्टिंग डक्ट है। तो देख के अपना बेटा एक लाइन तो बोल सकता है आज के बाद, बॉमन कैप्सूल पीसीटी डीसीटी फाउंड इन कॉर्टेक्स। नहीं आया समझ में? दोबारा बोल यार, मजा आएगा। बॉमन कैप्सूल पीसीटी डीसीटी फाउंड इन कॉर्टेक्स एंड लूप ऑफ हेनले कलेक्टिंग डक्ट फाउंड इन मेडुला। क्या मैं ये एनसीईआरटी की लाइन कर सकता हूं? हर साल आती है। एक और बात, बॉमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को मिला के रीनल कॉर्पस्कल नहीं लिखा है ना, वो स्टार्ट आके लिख, पहले लिख बॉमन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस। एनसीईआरटी की लाइन है बॉमन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस इज इक्वल टू रीनल कॉर्पस्कल्स स्लैश Malpighian body, Malpighian body, renal corpuscle। अगला स्टार, वो तो नेफ्रॉन के दो पार्ट करे, एक तो ग्लोमेरुलस और एक रीनल ट्यूब्यूल। ये शुरू किया था ऐसे करके, यहां ग्लोमेरुलस था तो ये पूरा रीनल ट्यूब्यूल है, ट्यूब। अगला आ जाओ, स्टार लगाओ, डबल स्टार नीट के लिए, रीनल कॉर्पस्कल प्लस पीसीटी प्लस डीसीटी, रीनल कॉर्पस्कल प्लस पीसीटी प्लस डीसीटी। पीसीटी डीसीटी
found in cortex, found in cortex, but loop of Henle, loop of Henle plus collecting duct found in medulla, found in medulla, डन, कंप्लीट। इधर आओ, ये पिरामिड में रखा हुआ है, लिखा गया, ये हो गया। अब इधर आओ, ऐसे करके अगर मैं बात करता हूं तो आज सुनना, इधर एक पिरामिड में करीब 22 कलेक्टिंग डक्ट होती है। ये देखो इधर शानदार, एक पिरामिड में ऐसी 22 कलेक्टिंग डक्ट है, ये सब कलेक्टिंग डक्ट है। इसके नंबर एक पिरामिड में 22 होते हैं और हर कलेक्टिंग डक्ट में 4000 नेफ्रॉन यूरिन डालने का काम करते हैं। और करीब एक किडनी में बात करो, एक किडनी में अगर रिवीजन कराऊं तो एक किडनी में 12 पिरामिड है और हर पिरामिड में 22 कलेक्टिंग डक्ट है। यस स्टूडेंट, 250 कलेक्टिंग डक्ट टोटल एक किडनी में है और हर कलेक्टिंग डक्ट में 4000 नेफ्रॉन ने अपना यूरिन डाला है। 10 लाख नेफ्रॉन, 1 मिलियन, यह 1 मिलियन की सेटिंग है। ये देखना इधर एक बार, और ये सब 22 कलेक्टिंग डक्ट है, नीचे का हिस्सा सारी कलेक्टिंग डक्ट का एक साथ होता है। अब जोरदार लाइन सुनना जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं। या 7-8 कलेक्टिंग डक्ट एक चौड़ी थैली में खुलती है और वह थैली पेपिला पे खुलती है, इसलिए उसका नाम पेपिलरी डक्ट है। ये पेपिलरी डक्ट रखा जाएगा। बहुत ही डेप्थ, जैसे डॉक्टर को पता होता है किस किस ट्यूब से आया यूरिन, कहां का स्टोन फंस गया है, वैसे अब आप बोलेंगे स्टार्ट, यहां पे ब्लड छना, यूरिन बना और चलो चलते हैं। बॉमन कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ एल, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, पेपिलरी डक्ट, रीनल पेपिला, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, रीनल पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा और आउट। अरे यार पूरा पाथ ऑफ यूरिन एक बार में यार, कहीं नहीं किसी जगह में, दोनों तीनों डायग्राम मर्ज कर दिए एक बार में। स्टार्ट कर, शुरू से बोल। सबसे पहले ब्लड बॉमन कैप्सूल में आया, प्रेशर के कारण छना और बना यूरिन और वो चला। बॉमन कैप्सूल, पेपिलरी डक्ट, रीनल पेपिला, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, रीनल पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा और आउट। पूरा पाथ ऑफ यूरिन डन, बोल हाया ना, और पूरी एक एक लाइन डन, बोलो क्लियर है, रेडी है मामला। ये स्टार्ट लिखो, 4000 डीसीटी ओपन इनटू ए कलेक्टिंग डक्ट, 4000 DCT open into a collecting duct. सही है क्या मामला? इधर आ जाओ। अब स्टार्ट, नई चीज बताने जा रहा हूं, सबका सपोर्ट। ये देखो इधर, ये रहा बॉमन कैप्सूल, ये पीसीटी, ये लूप ऑफ हेनलेक, ये डीसीटी और ये कलेक्टिंग डक्ट। एग्री कर रहा है क्या बेटा? ऐसे ही है ना मामला? मैंने कहा ऐसे ही है सारे नेफ्रॉन, तभी आप चिल्लाए नो सर क्या हुआ, कुछ नेफ्रॉन ऐसे नहीं है, तो फिर उनका मामला अलग है। उनका बॉमन कैप्सूल यहाँ है, कॉर्टेक्स और मेडुला के जंक्शन पे। अच्छा, और उनका पीसीटी ये रहा। और सर सबसे बड़ी बात है, उनका लूप ऑफ हेनले वेरी लॉन्ग, रन्स डीप इनटू मेडुला। अच्छा हाँ सर, बिल्कुल अलग मामला। और वो ये रहे, और फिर ये उनकी डीसीटी है, और फिर ये कलेक्टिंग डक्ट है। और गजब, ये तो अलग मामला हो गया। सो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, लोकेशन, नेफ्रॉन इज ऑफ टू टाइप। दिस इज कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, इसका नाम कॉर्टिकल नेफ्रॉन है। टोटल नेफ्रॉन का 85% ये अकेला होता है, मेजॉरिटी इसी को बोलता है स्टूडेंट। अब आया मजाक ये, और ये आपके बाद जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है। अब पढ़ाने का मन है, इसे जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के नाम से बुलाया जाएगा। ये टोटल नेफ्रॉन का मात्र 15% होता है मेरे बेटा। अब ये शानदार लाइन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन,
ध्यान से देखना, हेनलेस लूप शॉर्ट, हेनलेस लूप लॉन्ग, रन्स डीप इनटू मेडुला। अब एक नई चीज पढ़ाने जा रहा हूं यार, दिल खुश करना मेरा। स्टार्ट एक बार और, बहुत बढ़िया चीज है। दिस वन देखना इधर, ये आया, ये शायद ये इसके चारों तरफ जो लिपट गया वो पेरिटिबुलर कैपिलरी, पेरिटिबुलर कैपिलरी ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क है जो सांप की तरह लिपट गई। पूरा नेफ्रॉन पर सांप की तरह ब्लड कैपिलरी लिपटी होती है, उसको पेरिटिबुलर कैपिलरी कहते हैं। उसे इफरेंट आर्ट्रियोल ने बनाया होता है। इसमें भी ऐसे हुआ, ये बाहर आई पेरिटिबुलर 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 पेरिटिबुलर, पर जब देखा लूप ऑफ हेनले तो बहुत लंबा है, तो ब्लड कैपिलरी भी यू शेप हो गई और ऐसे पैरेलल चली गए उसके साथ। एंड नाउ दिस इज वासा रेक्टा। डबल स्टार लगा के बोलने का मन कर रहा है। वासा रेक्टा क्या है, कंफ्यूजन रहती है बच्चों में। वासा रेक्टा ब्लड कैपिलरी है जो यू शेप है, जो लॉन्ग लूप ऑफ हेनले के पैरेलल है। तो वासा रेक्टा की पहली शर्त हेनलेस लूप लॉन्ग होना चाहिए, तब बनूंगी, नहीं तो नहीं बनूंगी। तो वासा रेक्टा फाउंड इन जस्टा मेडुलरी, एब्सेंट इन कोर्टिकल। यानी एक रिवीजन कर, मेडिकल कॉलेज में नहीं मिले वो चीज बोल रहा हूं। नेफ्रॉन में ब्लड कैपिलरी 3 फॉर्म, एक गुच्छा, एक गुच्छा, एक सांप और एक यू शेप, ग्लोमेरुलस, पेरिटिबुलर कैपिलरी, वासा रेक्टा। क्या रिवीजन तो कर थोड़ा सा। दिस वन मुझे सपोर्ट चाहिए, शायद ग्लोमेरुलस, यह गुच्छा है ग्लोमेरुलस। दिस इज कॉल्ड पेरिटिबुलर कैपिलरी, मजा आ गया। एंड दिस इज कॉल्ड, क्या ग्लोमेरुलस एवरी नेफ्रॉन, क्या पेरिटिबुलर कैपिलरी एवरी नेफ्रॉन? हाँ या ना? वासा रेक्टा फाउंड ऑनली इन जस्टा। क्या हो गया, टफ हो गया क्या? स्टेटमेंट करते जाओ। ऑल नेफ्रॉन है वासा रेक्टा, मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन है वासा रेक्टा, मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन है लॉन्ग लूप ऑफ हेनले। डन, नेफ्रॉन इज ऑफ cortical nephron, justa medullary nephron, 85%, 15%. Henle's loop short, Henle's loop long, runs deep into medulla. Vasa recta absent reduced, vasa recta present. नहीं आया समझ में यार? टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन डन, बोल हाँ या ना? पूरा मस्त है यार, कोई इश्यू हो तो बोल। नहीं, कंफर्म? आ जा फटाफट। टाइप ऑफ नेफ्रॉन लिख के 2 में डिवाइड कर, टाइप ऑफ नेफ्रॉन लिख के 2 में डिवाइड कर। नीट का बढ़िया फेवरेट है ये। लिखा, अगले पे आ जा। नेक्स्ट, इसको 2 में डिवाइड कर। एक के नीचे कॉर्टिकल नेफ्रॉन, एक के नीचे जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, कॉर्टिकल के नीचे मेजॉरिटी, जस्टा मेडुलरी के नीचे लेस, फ्यू, जो भी चाहो। अगला आ जा, हेनलेस लूप शॉर्ट, हेनलेस लूप शॉर्ट, तो उधर लिख हेनलेस लूप लॉन्ग, हेनलेस लूप लॉन्ग, runs deep into medulla, runs deep into medulla। अगला आ जा, वासा रेक्टा रिड्यू, वासा रेक्टा एब्सेंट, तो उधर लिख वासा रेक्टा प्रेजेंट,
कंप्लीट। मुझे लग रहा है याद हुआ, कुछ तो क्लियर हो रहा होगा यार। शानदार, तैयार। अविदा, किडनी की स्ट्रक्चर पढ़ाई, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ाया, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पढ़ाई, टाइप ऑफ नेफ्रॉन पढ़ाया, पूरा एक एक चीज करके दी है। एक और चीज लिख, पेरिटिबुलर कैपिलरी फॉर्म्ड बाय इफरेंट आर्ट्रियोल, formed by efferent arteriole, peritubular capillary formed by efferent arteriole, डन कर। जो पढ़ाया उसको रीडिंग कर ले भाई। अभी तक जो लिखा फटाफट रीडिंग, पूरा नोट्स फटाफट रीडिंग। स्टूडेंट, जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में एक लपड़ा होता है, ये जो बॉमन कैप्सूल होता है ये लीजिए, और ये जो होती है स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड डीसीटी। या तो डीसीटी जो होती है ना, बॉमन कैप्सूल के बिल्कुल क्लोज होकर निकलती है। ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट एक नया काम होता है जो मेरे को बताने का मन है आपको। यहाँ जो एफरेंट आर्ट्रियोल आती है ना, ये जा रही है एफरेंट आर्ट्रियोल, या डीसीटी और एफरेंट आर्ट्रियोल के बीच में क्लोज कनेक्शन आ जाता है, टच होने लगती है एक दूसरे को। ये सारा लपड़ा इस लूप ऑफ एनले के लंबा होने से हुआ है। जब ये रिटर्न हो रहा था ना, तो डीसीटी सरकती गई और बॉमन कैप्सूल के पास से होती हुई गुजरी, और ऐसी कंडीशन में डीसीटी या और एफरेंट आर्ट्रियोल एक दूसरे को टच कर रहे हैं और इनके बीच में मॉडिफिकेशन चालू हो गया। वाह भाई वाह, यहां सेल बननी चालू हो गई। सबसे पहली सेल बनी डीसीटी में, या और फिर यहां बनी सेल, और इनके बीच में भी सेल बनी। ये तीनों सेल का एक मिक्सचर बना, एंड दिस इज कॉल्ड जेजीए, जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। जेजीए सेल का बना एक सेंसिटिव रीजन है, जो कहां मिलेगा? डीसीटी और एफरेंट आर्ट्रियोल के बीच मिलेगा। किसके? जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के। क्या है ये? सेल का बना हुआ गुच्छा है। 3 सेल इसमें पार्टिसिपेट करती है, और मेन सेल कौन है? जेजी सेल। और जेजी सेल क्या करेगी? 2 हार्मोन, नाम सुनाओ रेनिन, नाम सुनाओ इरिथ्रोपोइटिन। केमिकल कोऑर्डिनेशन में बढ़िया पढ़ाया था इसको, और वह तैयार। आई थिंक क्लियर। लिखो, स्टार लगा के लिखो, जेजीए ब्रैकेट में लिखो, जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस is a cellular sensitive region. Justa glomerular apparatus is a cellular sensitive region between DCT and efferent arteriole. DCT and efferent arteriole. अगला स्टार, JG cells of JGA. डीसीटी और एफरेंट आर्ट्रियोल। अगला स्टार, जेजी सेल्स ऑफ जेजीए। सीक्रेट, सीक्रेट हार्मोन्स, 2 में डिवाइड, एक के नीचे इरिथ्रोपोइटिन, एक के नीचे रेनिन। इरिथ्रोपोइटिन, रेनिन,
हाँ साहब, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अभी तक का परफेक्ट एक्सक्रीटरी के बहुत सारे स्पेशल पॉइंट करा है, याद हो गया होगा। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन, डीसीटी, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, all nephron have vasorecta, majority of nephron have long loop of Henle, ultrafiltration occurring, Bowman's capsule, glomerulus is formed by afferent arteriole. During micturition, urinary bladder relax and sphincter contract. During micturition, bladder contract, sphincter relax. Columns of botany made up of cortex. Columns of botany made up of cortex. Path of urine, Bowman capsule, PCT, loop of Henle, DCT, collecting duct, capillary duct, renal papilla, minor calyx, major calyx, renal pelvis, ureter, urinary bladder, urethra route. Urethra is a common duct of reproduction and excretion. हाँ या ना? सारे क्वेश्चन का जवाब। जेजीए इज फॉर्म्ड बिटवीन डीसीटी एंड afferent arteriole, पीसीटी एंड afferent arteriole। कर लोगे ना? आज के बाद तैयार। डीसीटी फाउंड इन कॉर्टेक्स, लूप ऑफ हेनले फाउंड इन मेडुला। टफ है क्या? यूरिन का फॉर्मेशन नेफ्रॉन में होगा, 3 स्टेप्स में होगा। तीनों स्टेप के नाम लिखो। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सीक्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सीक्रेशन। आइए सब चालू करते हैं। सबसे पहले ब्लड आएगा, बहुत तेज स्पीड से आएगा। एफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर इफरेंट से ज्यादा है, तो ग्लोमेरुलस बॉडी की एक अकेली कैपिलरी है जिसमें ब्लड का प्रेशर 65 mmHg होता है। इतना प्रेशर आज तक किसी की कैपिलरी में भी नहीं है, लेकिन ग्लोमेरुलस में तो ब्लड छन कर निकल जाएगा, टपक जाएगा। बॉमन कैप्सूल की ल्यूमेन में ये आ गया साहब। इसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोला। पैसिव प्रोसेस है, नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस है, या रीनल कॉर्पस कल में होता है। डायमीटर डिफरेंस की वजह से होता है। डायमीटर बराबर कर दो, नहीं होगा। आज के बाद अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए जो प्रेशर चाहिए वो 10 से 15 mmHg का चाहिए। नेट इफेक्टिव प्रेशर इसकी वजह से छनकर आ जाएगा। नीचे जो छनकर आएगा उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के नाम से बुलाया जाएगा। यह बहुत शानदार चीज है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ये छनकर आएगी तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में पहला स्टार ये पैसिव प्रोसेस है, मजा आ गया। दूसरा स्टार ये नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस है। ये तीसरा स्टार ये कहां होगा? रीनल कॉर्पस कल में होगा। ये लीजिए अगला स्टार, इसके लिए नेट प्रेशर 10 से 15 mmHg का प्रेशर चाहिए। ये इसके बारे में अगला स्टार, ये इसका रिजल्ट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है जो छनकर आएगा। आप मुझे जवाब दे सकते हो, ब्लड छनकर आएगा, ब्लड में प्लाज्मा छन जाएगा पर ब्लड कॉर्पस कल नहीं छनेगी। तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट नहीं आएंगे, पर प्लाज्मा में भी बड़े बड़े प्रोटीन होते हैं, वो भी नहीं छनेंगे। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज इक्वल टू, कोई पूछे तो ब्लड माइनस सॉरी समझ में नहीं आ रहा, ब्लड माइनस ब्लड कॉर्पस कल माइनस प्रोटीन आ जाएगा। ब्लड माइनस ब्लड कॉर्पस कल को प्लाज्मा बोला जाता है, तो आप बोलोगे प्लाज्मा माइनस प्रोटीन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज अ प्रोटीन लेस प्लाज्मा। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में आरबीसी नहीं है, डब्ल्यूबीसी नहीं है, प्लेटलेट नहीं है, प्रोटीन नहीं है, लेकिन ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, वाटर है, NaCl है। सब छनकर आगे बोल हाँ या ना? 20% प्लाज्मा एक बार में फिल्टर होगा। प्रेशर जितना चाहिए वो 10 से 15 mmHg है। मजा आ गया यार। ये कुछ पॉइंट आपके सामने डबल स्टार। कहां प्रोसेस हो रहा है, कुछ याद हुआ? समझ में आया? 3 में डिवाइड करा नहीं करा? कर दिया। 2-3 लाइन लिखो, पैसिव प्रोसेस लिखो और अकरिंग रीनल कॉर्पस का लिखो। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के नीचे लिखो पैसिव प्रोसेस और अकरिंग।
पैसिव प्रोसेस और अकर इन रीना कॉर्पस्कल। एक स्टार वाली को नेट प्रेशर इज इक्वल टू नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर इज इक्वल टू नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर इज इक्वल टू, अब लिखो 10 to 15 mmHg। टू 15 mmHg। एक लाइन छोड़ दो और अब नीचे 2-3 सेलेक्टेड लाइन लिखो, स्टार आर्क लिखो। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज अ प्रोटीनलेस प्लाज्मा। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज अ प्रोटीनलेस प्लाज्मा। इसको ऐसे रहने दो। रीअब्जॉर्प्शन सीक्रेशन में 2-3 स्टार है जो बाद में देखेंगे, पर अभी इसके सारे सेलेक्टेड पर नीचे लिखते हैं। 1-2 लाइन छोड़ने के बाद लिखना। पहला स्टार नीट के लिए फेमस, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज अ प्रोटीनलेस प्लाज्मा in this RBC WBC protein, RBC WBC protein absent in this RBC WBC protein absent डन करो, डन करो, अगला आ जाओ। एक बात बताऊं, किडनी को सबसे ज्यादा ब्लड जाता है, इसलिए किडनी को 1 मिनट में कार्डिक आउटपुट का 20 से 22% ब्लड मिलता है। कार्डिक आउटपुट का 1/5, यानी अगर कोई पूछे तो जवाब देना आज। 1 मिनट में हमारी किडनी को 1100 से लेकर 1200 ml ब्लड जाता है, क्योंकि करीब 5000 ml ब्लड होता है हमारा, उसका 1/5 इतना हुआ, और उसमें से किडनी 20%, उसका प्लाज्मा कितना हुआ 650 से 700 ml, इतना प्लाज्मा हो गया। ये किडनी को 1 मिनट में प्लाज्मा इतना जाता है और ब्लड इतना जाता है, और प्लाज्मा जितना गया उसका 20% वो छानती है। तो ये जीएफआर आ गई 125 ml पर मिनट। 1 मिनट में किडनी ने कितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट छाना, दोनों ने किडनी में मिला के वो जीएफआर कहलाता है। तो जीएफआर की वैल्यू हमारे में 125 ml पर मिनट है, या एक दिन में 180 लीटर पर डे। डबल स्टार इंपॉर्टेंट, ये दोनों नीट में बार बार आते हैं, इसलिए लिखना तय। किडनी रिसीव 1100 to 1200 ml blood in a minute. Kidney receive 1100 to 1200 ml blood in a minute. ब्रैकेट में 1/5 of cardiac output, 1/5 of cardiac output। अगला एक लास्ट जीएफआर वैल्यू, जीएफआर वैल्यू 125 ml पर मिनट और 180 लीटर पर डे। 125 ml पर मिनट और 180 लीटर पर डे। तो बॉमन कैप्सूल में छान तो लिया, अब आगे का प्रोसीजर नेक्स्ट बार। पर एक्सक्रीटरी को स्पीड से लिया यहां तक, श्योर। पीपीटी के बजाय यही सही है, लिखा दिया। अब ये ठीक है, तो नेक्स्ट में एक्सक्रीटरी कंप्लीट करेंगे और फिर सर्कुलेटरी। ओके, थैंक यू।